तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। साइंस में अभी हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम लोगों ने एंड कर लिया है। लगभग 80 से ज़्यादा क्लासेज हैं। आप चाहें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। बॉटनी में अभी हम लोग एल्गी पे डिस्कशन कर रहे हैं, यानी शैवालों पे डिस्कशन कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर से हम लोगों ने एल्गी में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में और कुछ स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। इस वजह से हम लोग इस टॉपिक को डीप में थोड़ा जा करके पढ़ ले रहे हैं कि कभी भविष्य में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो इजी वे में हैंडल हो जाए। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं एक कंप्लीट कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। कंप्लीट कोर्स इन द सेंस कि जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ कंप्लीटली पढ़ाता हूँ। उसके बाद आपको फिर किसी कोचिंग्स या किसी नोट्स या बुक्स की ज़रूरत नहीं रह जाती। जो भी नोट्स मैं बनवा रहा हूँ वही नोट्स आपके लिए पर्याप्त है। ये अक्सर मैं हर लेक्चर में लगभग इस बात को रिमाइंडर जरूर कराता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग संतुष्ट रहें इस चीज़ को लेकर के कि मैं यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ तो क्या मुझे और जगह कुछ पढ़ना होगा। कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना कर लीजिए, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आपको अच्छे से तैयार हो जाए तो फिर कुछ प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए जो कोचिंग्स वगैरह वाले चलाते हैं, या मार्केट में भी अक्सर आप लोगों को मिल जाता है। इतना में आपका काम हो जाएगा। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि शैवालों में जनन कैसे होता है, तो मैंने बताया था कि बेसिकली दो प्रकार के जनन देखने को मिलते हैं। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं अलैंगिक जनन, और दूसरा हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं लैंगिक जनन। और मैंने बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन, और दूसरा होता है बीजाणुओं के द्वारा जनन या स्पोर्स रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं। कई किताबों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग दिखाया जाता है, एक अलग ब्रांच के रूप में, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हम दोनों का गहन अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों जगह पर भी जो सेक्स ऑर्गन है वो काम नहीं करता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से दोनों को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने में भी कोई बुराई नहीं है, या तकनीकी रूप से कोई गलत नहीं, क्योंकि हम लोगों को प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं, समझते हुए चल रहा है। तो ये कभी इस तरीके का प्रश्न नहीं पूछेगा। जो एकेडमिक लोग हैं, बीएससी वाले या एमएससी वाले जो लोग हैं जो एकेडमिक लेवल पे अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकली हो, लेकिन हम लोगों के लिए यहाँ पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम अलैंगिक जनन में रखें या ना रखें। इसको हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। बेसिकली क्यों? क्योंकि हम लोग मान ले रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें इस प्रश्न जो भी पूछेगा हम लोगों का सही होगा, गलत नहीं होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या देख लिया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें 6-7 तरीका मैंने बताया था कि 6-7 तरीके से वहाँ पे जनन शैवालों में देखने को मिलता है। आज हम लोग बात करेंगे स्पोर्स के द्वारा जनन या बीजाणुओं के द्वारा जनन। बीजाणु क्या होते हैं? जो बीज होता है, किसी भी फल का बीज देखते हैं, वो जो बीज, उसी को बोलते हैं बीजाणु। शैवालों में भी वो बीजाणु पाया जाता है, अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। ये बीजाणु कई प्रकार के होते हैं। उन्हीं प्रकारों में से अलग अलग जितने प्रकार हैं, सभी प्रकार से एक नए पादप का जन्म हो सकता है। तो उन्हें अलग अलग नाम दे दिया जाता है उन चल बीजाणुओं को। चल बीजाणु, अचल बीजाणु, अब भी कई एकाइनिड्स, ऐसे कई सारे नाम हैं। उनके माध्यम से भी जनन हो जाता है। तो थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, उसके बाद समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, बीजाणुओं द्वारा जनन। बीजाणुओं द्वारा जनन, बीजाणुओं द्वारा जनन, इसे बोलते हैं स्पोर्स के द्वारा, SPORES, स्पोर्स रिप्रोडक्शन। स्पोर्स रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें जनन में जो भी भाग लेगा, क्या भाग लेता है? स्पोर्स भाग लेता है, इसीलिए इसे स्पोर्स रिप्रोडक्शन बोल दिया जाता है। लिख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कि लिखिए, इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में अनेक प्रकार के बीजाणु भाग लेते हैं। बीजाणु ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, स्पोर्स, बीजाणु भाग लेते हैं। इसीलिए इसे स्पोर्स रिप्रोडक्शन कहा जाता है। स्पोर्स रिप्रोडक्शन कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्लियर है? यह भी क्या है? अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट है। हालांकि कई किताबों में इसी ही अलैंगिक जनन माना जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यही मुख्य रूप से इसी को अलैंगिक जनन कहा जाता है।
परंतु जब हम तकनीकी रूप से देखते हैं तो कायिक जनन को भी अलैंगिक जनन के रूप में शामिल कर लेते हैं। अलैंगिक जनन के रूप में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी सेक्स ऑर्गन का प्रयोग की भूमिका नहीं होती है। सेक्स ऑर्गन की भूमिका नहीं, ऐसे लिख, की भूमिका नहीं होती, क्लियर है ना? बस इसे समझने के दृष्टिकोण से मैंने लिखवा दिया कि आप किताबें पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किताबों में तो जो कायिक जनन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसे अलग लिखा गया है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ इसे शामिल किया गया है, स्पोर्स रिप्रोडक्शन को। तो मैं लिखवा दे रहा हूँ इस वजह से कि समझिए कि बेसिकली मुख्य रूप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसी को शामिल करते हैं, स्पोर्ट्स को। लेकिन जब हम तकनीकी रूप से चीज़ों को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह भी एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन। कायिक जनन भी एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। मैं लिखा है कायिक जनन को भी अलैंगिक जनन के रूप में शामिल कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब आते हैं स्पोर्स रिप्रोडक्शन में। देखिए कितने प्रकार के स्पोर्स हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जू स्पोर्स जो पहला पॉइंट में लिखाऊंगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, शैवालों में जनन निम्न में से किस माध्यम से होता है? तो उसी में से एक विकल्प आपको चूज करना था, जू स्पोर्स का। तो ये ध्यान रखिए, जू स्पोर्स को बोलते हैं हिंदी में चल बीजाणु। चल बीजाणु का मतलब ऐसे बीजाणु जिसमें फ्लैजिला हो। फ्लैजिला काम क्या करता है? मोशन करना। फ्लैजिला किस काम के लिए आता है? गति के लिए काम आता है। मैंने देखा था कि जीवाणुओं में फ्लैजिला होता है, गति करते हैं। शैवालों में भी फ्लैजिला होता है, गति करते हैं। तो बीजाणु जो होते हैं, जो बीज होता है, उस बीज में भी फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिला होने के कारण उसे जूस्पोर्स बोलते हैं, चल बीजाणु जिसे हिंदी में बोल दिया जाता है। हालांकि यह जूस्पोर्स बाद में जो फ्लैजिला होता है उसका समाप्त हो जाता है। तो यहाँ समझना है कि एक्चुअल में जो बीजाणु की हम बात कर रहे हैं कि ये बीजाणु एक्चुअल में क्या है। तो आप बीजाणु को इस तरीके से समझिए, उच्च श्रेणी के पादप में, जैसे हम लोग समझते हैं कि जब हम कोई फल खाते हैं तो उसमें से जो बीज निकलता है उसी को बोल देते हैं। उसी बीज से हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के पौधे निकल सकते हैं। जैसे अमरूद के जो छोटे छोटे बीज हैं, एक ही फल के अंदर ढेर सारे बीज हैं और उस बीज से हम एक स्वतंत्र पौधा पैदा कर सकते हैं। स्वतंत्र पौधा हम जो है कि उसका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं अलग अलग विधियों से। जितने बीज हैं यानी एक ही फल से कई सारे बीज निकलेंगे और कई सारे पौधे बन सकते हैं। तो बस वही समझिए कि शैवालों में भी ऐसे कुछ बीजों का निर्माण होता है शैवालों के अंदर, जो जनन का काम कर देते हैं। यानी जहाँ से एक नया पौधा बन जाता है, जहाँ से एक नए शैवाल का जन्म हो जाता है। बस इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए जो ही बीजाणु की बात की जाएगी। क्लियर है? तो लिख लीजिए नंबर 1, बीजाणुओं द्वारा जनन निम्न प्रकार से होता है या निम्न विधि होती है। बीजाणुओं के जनन की निम्न विधियां होती है, ऐसे लिख लीजिए। स्पोर्स, विभिन्न स्पोर्स के द्वारा, लिखिए विभिन्न स्पोर्स के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है जो इस प्रकार है। ठीक है? कई सारी स्पोर्स हैं जिनके द्वारा जनन होता है, जो इस प्रकार है। ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए और एक एक पॉइंट को समझते चलिए। तो नंबर 1 लिख लिए, जूस्पोर्स द्वारा। जूस्पोर्स द्वारा, इसे हिंदी में भी लिख लीजिए जूस्पोर्स। इसे हिंदी में बोलते हैं चल बीजाणु। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हालांकि हिंदी कभी नहीं पूछेगा कि चल बीजाणु क्या होता है, पर ध्यान रखिएगा इंग्लिश में ही पूछेगा, जूस्पोर्स पूछेगा। तो ये ध्यान रखना है। जूस्पोर्स क्या होते हैं? इसे चल बीजाणु इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसे बीज होते हैं जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, इस वजह से इसे बोलते हैं चल बीजाणु। सामान्यतः माना जाता है कि शैवालों में ये रात के समय बनता है जूस्पोर्स, और सुबह होते होते ये अलग हो जाता है उससे। जब अलग होता है तो कुछ समय के लिए स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, फिर बाद में फ्लैजिला इसका समाप्त हो जाता है। फिर यही जूस्पोर्स में नए थैलस आते हैं और एक नया पौधा बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा जूस्पोर्स को, थोड़ा सा लिखिए इसमें। लिखिए, शैवालों में इसका निर्माण
रात्रि के समय होता है, रात्रि के समय होता है, समय होता है, तथा ये शैवालों से अलग, शैवालों से अलग प्रातः काल में होते हैं। कौन? जूस्पर्स। जूस्पर्स का निर्माण हुआ शैवालों के अंदर, रात के समय बनेगा और सुबह के समय ये शैवालों से अलग हो जाता है। अब ये जो जूस्पर्स अलग हुआ है, यही एक स्वतंत्र पादप के रूप में डेवलप होता है। लेकिन कुछ जरूरी चीज़ें यहाँ पे और लिख लीजिए, लिख लीजिए। जूस्पोर्स में फ्लैजिला पाया जाता है, जूस्पोर्स में फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। अब इतना तो आपको पता है, फ्लैजिला की चर्चा खूब हो गया। हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, वहाँ भी हम लोगों ने खूब फ्लैजिला की चर्चा किया था। अभी हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी फ्लैजिला की चर्चा हो रहा है। तो आपको इतना तो पता होगा कि फ्लैजिला का काम क्या है। फ्लैजिला काम क्या होता है? मोशन के लिए, गतिशीलता के लिए, गति के लिए काम होता है। तो जब जूस्पोर्स में फ्लैजिला पाया जाएगा तो इसका मतलब कि ये मोशन का काम करेगा, इसीलिए इसे चल बीजाणु बोलते हैं, सिर्फ बीजाणु नहीं बोलते। जूस्पोर्स होने के क्या बोलते हैं? इसे चल बीजाणु बोला जाता है। फ्लैजिला पाया जाता है, इसीलिए इसे यहाँ पे लिख लीजिए, इसीलिए इसे चल बीजाणु कहा जाता है, चल बीजाणु कहा जाता है, कहा जाता है। परंतु इस चल बीजाणु कहा जाता है, लिखिए। परंतु शैवाल से मुक्त होने के कुछ समय बाद, ध्यान रखिएगा, मुक्त होने के कुछ समय बाद ये तैरते हैं, कुछ समय के लिए तैरते हैं। जिससे देखिए होता क्या है, फ्लैजिला है तो तैरेंगे, मोशन का काम कर रहा है। तो शैवाल से अलग हुए तो जब तक फ्लैजिला रहेगा तब तक तैरेंगे। फ्लैजिला धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर एक जगह अस्थायी हो जाते हैं। जब अस्थायी हो जाते हैं तो वहीं इनके ऊपर एक नया थैलस क्रिएट हो जाता है, नया थैलस का निर्माण हो जाता है, जो एक प्रकार के नए पौधे के रूप में वही डेवलप हो जाता है। तो लिखिए, मैंने क्या लिखा? परंतु शैवाल से मुक्त होने के कुछ समय बाद, शैवाल से मुक्त होने के बाद, ऐसे लिखिए, मुक्त होने के बाद कुछ समय, शैवाल से मुक्त होने के बाद, ऐसे लिखिए, मुक्त होने के बाद कुछ समय तक तैरते हैं। इसके बाद इनका फ्लैजिला विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है और ये स्थिर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ध्यान रखें, रात्रि में बना, सुबह अलग होते हैं। अलग होने के कुछ समय के बाद ये जो जूस्पोर्स हैं कुछ समय तक तैरते हैं, उसके बाद फ्लैजिला धीरे 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 विलुप्त हो जाता है। फ्लैजिला विलुप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएंगे। जब ये स्थिर हो जाते हैं, इसी के बाद इनमें थैलस का निर्माण हो जाता है। लिखिए, इसी के बाद ये नए थैलस बना लेते हैं, नए थैलस बना लेते हैं, जो एक नए पादप का जन्म दे देता है। क्लियर है? तो ये जूस्पोर्स के द्वारा क्या हो गया? एक नया शैवाल का निर्माण हो गया। तो जूस्पोर्स के बारे में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना। हालांकि इतने डीप में जाकर के प्रश्न नहीं पूछेगा, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको समझ जाइए, आपके दिमाग में बना रहे। जूस्पोर्स आप नहीं भूलेंगे, आपको बस ध्यान यही रखना है कि शैवालों में अलैंगिक जनन का क्या प्रक्रिया है। तो जूस्पोर्स को ध्यान रखिए, ये खूब पूछा जा सकता है और यहाँ से प्रश्न आते हैं, यही खूब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जूस्पोर्स के बारे में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। जब फ्लैजिला है तो क्या होगा? ये चल होंगे। तो जब ये शैवालों से अलग होते हैं, सुबह के समय रात में बनते हैं, सुबह अलग होते हैं। फ्लैजिला है तो कुछ समय तक तैरेंगे, उसके बाद क्या होगा? फ्लैजिला विलुप्त हो जाएगा तो अस्थायी हो जाएंगे। जब अस्थायी हो जाएंगे तो नया थैलस बन जाएगा, वही थैलस एक नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाएगा। अब कई सारे सवाल हैं जिसके जूस्पोर्स में 2 फ्लैजिला, किसी में 4 फ्लैजिला, किसी में बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ में और लिख लीजिए कि अधिकतर हरे शैवालों में जूस्पोर्स का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है, निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है।
अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा कि जूस स्पोर्स का निर्माण क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। आगे चलकर पढ़ेंगे एप्लोनो स्पोर्स, उसका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने इंडो स्पोर्स के बारे में हम लोग पढ़ा था, जिसका निर्माण प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। तो बैक्टीरिया से आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी समझना। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाएंगे, कनेक्ट होगा तो सब कुछ आसान लगेगा, हाँ ईजी वे में समझ में आएगा। हालांकि आप सिर्फ इसे भी पढ़ रहे हैं तभी हमारी कोशिश है कि इसे आप समझ से चलिए, ईजी वे में आप समझ सकते हैं। फ्लैजिला बाकी चीज़ें तो अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यानी जब इनके लिए मौसम रोमांटिक हो, अच्छा परिस्थिति हो, तो उस समय जूस स्पोर्स का निर्माण ये करते हैं। हमेशा जूस स्पोर्स का निर्माण नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए कि देखिए ऊडोगोनियम, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे लिख लीजिए ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम में मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट जूस स्पोर्स पाए जाते हैं, जूस स्पोर्स पाए जाते हैं। मल्टी फ्लैजिलेट का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, बहुत से फ्लैजिला, यानी इनका जो जूस स्पोर्स होगा ऊडोगोनियम शैवाल में, उनके जूस स्पोर्स में फ्लैजिला बहुत सारे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ऊडोगोनियम में कई सारे फ्लैजिला होते हैं, तो इसके जूस स्पोर्स में भी कई सारे फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला अनगिनत होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मतलब अनगिनत होते हैं, संख्या नहीं उनकी। ऊडोगोनियम जो शैवाल है उसमें भी खूब फ्लैजिला पाया जाता है। तो ऊडोगोनियम शैवाल का जो स्पोर्स जो बनता है उसमें भी बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो नंबर 1, 3 एग्जाम्पल लिखाऊंगा, तीनों आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न यहीं से बनेगा। नंबर 1 हो गया, नंबर 1 ऊडोगोनियम। नंबर 2 लिखिए क्लेमाइडोमोनास। नंबर 2 क्लेमाइडोमोनास में बाइफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट जूस स्पोर्स पाए जाते हैं, जूस स्पोर्स पाए जाते हैं। बाइफ्लैजिलेट का मतलब होता है 2 फ्लैजिला पाया जाता है। तो क्लेमाइडोमोनास में कितना होता है, 2 फ्लैजिला, इसके जूस स्पोर्स में 2 फ्लैजिला। इसी प्रकार नंबर 3 यूलेथ्रिक्स, एक एग्जांपल और लिख लीजिए, यूलेथ्रिक्स, सॉरी यूलोथ्रिक्स होगा, यूलोथ्रिक्स। थोड़ा सा शैवाल का नाम आप लोग देख लीजिए, चूँकि हिंदी इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस होता है, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं यूलोथ्रिक्स, यूलेथ्रिक्स, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि नाम गलत है, वही नाम रहेगा। कहीं थोड़ा बहुत मात्राएं इंग्लिश में अलग अलग तरीके से, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में कई सारी चीज़, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था अर्शयोग, अर्शच्योग, तो स्पेलिंग को लेकर के आप जानते हैं कि इस बारे चीज़ें नामकरण में थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, आप कैसे उसको पढ़ रहे हैं। अभी आप चलेंगे पूरे मॉडर्न तरीके से इंग्लिश में, तो बहुत सारे हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं बहुत सारी चीज़ें गलत निकल जाएंगी, ताकि उस बेस पे जो फार्मूला, जो प्रोनाउंसिएशन का जो रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से हम लोग चलते नहीं। अलग अलग एसेंट होते हैं बोलने का, है ना, ब्रिटिश और उसके अलावा अमेरिकन, फिर अपना एक इंडियन इंग्लिश का एक अलग ही जो है कि तरीका है बोलने का, तो उसमें आप लोग मतलब उसको लेकर के आपके मन में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो ये है यूलोथ्रिक्स में, इसको बोलते हैं क्वाड्री फ्लैजिलेट, क्वाड्री फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, यानी इसके जूस स्पोर्स में क्वाड्री का मतलब हो जाएगा 4 फ्लैजिला, 4 फ्लैजिला, क्लियर या। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई शैवाल है, सपोज करिए कि ये कोई शैवाल है, उसी में जूस स्पोर्स का निर्माण होता है अनुकूल परिस्थितियों में, इसी को बोलते हैं जूस स्पोर्स, अनुकूल परिस्थितियों में निर्माण होता है। रात्रि के समय निर्माण होगा और सुबह के समय ये जो जूस स्पोर्स है ये शैवाल से अलग हो जाएगा, ये जूस स्पोर्स ये अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जब पाया जाएगा तो इसमें फ्लैजिला रहेगा, ध्यान रखिए, अलग होगा तो कुछ समय तक फ्लैजिला रहेगा, उसके बाद फ्लैजिला विलुप्त हो जाएगा, बाद में इस पर थाइलस चढ़ जाएगा। जब थाइलस चढ़ेगा तो एक नए पौधे के रूप में जन्म हो जाएगा। तो ये मान लीजिए थाइलस चढ़ गया इसके ऊपर, तो थाइलस चला तो यही एक नए पादप के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक नया शैवाल हो जाता है, नए शैवाल का जन्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं कि नए शैवाल का जन्म हो गया। इसमें हम लोग देख रहे हैं सेक्स ऑर्गन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इसको हम लोग समझेंगे आगे, मैं जब लैंगिक जनन पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे कि शैवालों में सेक्स ऑर्गन से क्या मतलब है, जनन अंग से क्या मतलब है। जनन अंग का मतलब होता है, जैसे सवालों मैंने बताया कि गैमेट्स बोलते हैं, युग्मक जिसे हिंदी में बोल देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे लैंगिक जनन को लेकर के। पहले यहाँ पे समझ लीजिए 4-5 मैं समझा दूंगा, बाकी मैं सिर्फ नाम लिखवा दूंगा, ये स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स, बस वो नाम आपको ध्यान में रखना है।
4-5 समझेंगे तो आपके अंदर एक आइडिया हो जाएगा, पूरा बेहतर तरीके से जान जाएंगे कि हाँ स्पोर्ट्स का निर्माण इससे होता है, शैवालों में स्पोर्ट्स बना इस तरीके से हो गया। दूसरा लिख लीजिए एप्लेनो स्पोर्ट्स, नंबर 2 एप्लेनो स्पोर्ट्स, एप्लेनो स्पोर्ट्स, इसमें इसको स्पेलिंग होगा एप्लेनो है APLANO स्पोर्ट्स SPORTS। इसे हिंदी में बोलते हैं अचल बीजाणु, उसका था चल बीजाणु, इसे बोलते हैं अचल बीजाणु। अब तो समझ गए होंगे अचल बीजाणु का मतलब क्या हो गया, अचल बीजाणु का मतलब क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जू स्पोर्ट्स और एप्लेनो स्पोर्ट्स में कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक चीज़ है कि जू स्पोर्ट्स का निर्माण कैसे हो रहा है, जू स्पोर्ट्स का निर्माण हो रहा है अनुकूल परिस्थितियों में। वही हम लोग जब एप्लेनो स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसका निर्माण होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। ध्यान रखिए, वो जू स्पोर्ट्स में फ्लैजिला पाया जाता था जो कि वो चल बीजाणु है, ये अचल बीजाणु है तो यहाँ पे फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। यही बस 2-3 अंतर है, बाकी चीज़ें सेम है। ठीक, तो लिख लीजिए यहाँ पे, लिखिए एप्लेनो स्पोर्ट्स का निर्माण, एप्लेनो स्पोर्ट्स का निर्माण, स्पोर्ट्स का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, फ्लैजिला नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे अचल बीजाणु कहा जाता है, अचल बीजाणु कहा जाता है। अब देखिए क्या है, कई बार कहते हैं कि जब स्थितियां अनुकूल होती है शैवालों में तो जू स्पोर्ट्स बनता है, जब स्थितियां प्रतिकूल होती है तो फिर एप्लेनो स्पोर्ट्स बन जाता है, यानी जू स्पोर्ट्स के स्थान पे ये बन जाते हैं। तो लिख लीजिए, कहा जाता है कि जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब शैवालों में जू स्पोर्ट्स का निर्माण होता है, तथा जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तब एप्लेनो स्पोर्ट्स का निर्माण होता है, एप्लेनो स्पोर्ट्स का निर्माण होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक दिमाग में बैठ गया। जू स्पोर्ट्स और एप्लेनो स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंसेस है कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो जू स्पोर्ट्स बनेगा, जब परिस्थितियां विपरीत होंगी, अनुकूल नहीं होंगी, कठिन होगा शैवालों के सर्वाइव के हिसाब से, तो एप्लेनो स्पोर्ट्स बनता है। एक हो गया। दूसरा अंतर क्या है, जहाँ जू स्पोर्ट्स में फ्लैजिला पाया जाता है, एप्लेनो स्पोर्ट्स में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। अब ये जो एप्लेनो स्पोर्ट्स है ये निर्माण हो जाता है शैवालों में। देखिए निर्माण हो गया, मान लीजिए शैवाल है, इसमें एप्लेनो स्पोर्ट्स का निर्माण हो गया, फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है, इसमें फ्लैजिला नहीं बना, लेकिन ये अलग नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा अंतर, तीसरा अंतर ध्यान रखिए, ये चौथा अंतर होगा, ये अभी शैवाल से अलग नहीं होगा। ये तब तक ऐसी निर्माण होकर रहेगा जब तक स्थिति प्रतिकूल है, जब स्थिति अनुकूल आएगा तब ये अलग हो जाएगा। ध्यान रखिए, जब अलग हो जाएगा तो फिर नया थैलस इसमें बनेगा, और नया थैलस बनने से नए पादप का जन्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, ये तब तक अलग नहीं होगा जब तक स्थिति अनुकूल हो। तो 2 चीज़ें ध्यान रख लीजिए यहाँ पे, जू स्पोर्ट्स और एप्लेनो स्पोर्ट्स में क्लियर हो गया। जू स्पोर्ट्स फ्लैजिला, बाकी चीज़ें अंतर समझ में आ गया। एक अंतर समझना है कि जब तक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होगा तब तक ये शैवाल में रहेगा, जब स्थिति अनुकूल होगी तब ये अलग होगा नए थैलस का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान रखिए, लिखिए यहाँ पे, देखिए एप्लेनो स्पोर्स शैवाल से तब तक अलग नहीं होता जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाती। ध्यान रखिए, अनुकूल नहीं हो जाती। क्लियर, लिखिए अनुकूल परिस्थिति आने पर यह अनुकूल नहीं हो जाती। अच्छा यहाँ चीज ठीक है, इसको इसी भाषा में लिख दीजिए, यहाँ तक समझ गए होंगे
कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो फिर ये अलग हो जाता है, जब अलग होता है तो फिर उसमें नए थैलस का निर्माण होता है। लिखिए, जब ये अलग हो जाती है, जब यह शैवाल से अलग होता है, जब यह शैवाल से अलग होता है, जब यह शैवाल से अलग होता है, शैवाल से अलग होता है, अलग होता है, तो इसी से नए पादप का जन्म हो जाता है। क्लियर? जूस्पोर्स और एप्लोनोस्पोर्स। जूस्पोर्स रात में बना, सुबह अलग। ये रात और सुबह वाला हिसाब किताब नहीं है, परिस्थितियां विपरीत हैं, बन गया, अनुकूल परिस्थिति आएगी, निकलेगा, जब निकलेगा बाहर जाएगा तो फिर धीरे धीरे इसी से अंकुरण होता है, इसी में अंकुरण होने से नए शैवालों का जन्म हो जाता है, नए पादपों का जन्म हो जाता है। और 1928 में इसे वेस्ले ने बताया था। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए फैक्चुअल तरीके से कि इसके बारे में, ये एप्लोनोस्पोर्स के बारे में, एप्लोनोस्पोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी 1928 में वेस्ले ने बताया था। नाम याद रखिएगा। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि जितना मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ उतना डीप में प्रश्न पूछेगा नहीं, इतना डीप नहीं जाएगा कि पूछ देगा कि एप्लोनोस्पोर्स के बारे में किसने बताया, कब बताया, ये नहीं पूछेगा। सिर्फ पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियाँ शामिल है, जिसमें नाम दे देगा, जूस्पोर्स, एप्लोनोस्पोर्स, एकाइनिड्स, है ना, इंडोस्पोर्स, अलग अलग नाम दे देगा। जिसमें से कुछ नाम हो सकता है वेजिटेटिव जनन के दे दे, कुछ नाम हो सकता है लैंगिक जनन दे दे। अब पूछ ले कि इसमें से कौन सा बीजाणुओं द्वारा जनन की प्रक्रिया का भाग है, कौन सा भाग नहीं है। तो जहाँ भी स्पोर्स लग गया समझ जाइए बीजाणुओं द्वारा जनन के भाग है। स्पोर्स का मतलब होता है बीजाणु, अलग अलग तरीका, अलग अलग नाम होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे 1928 में, इसलिए इतना डीप जाएगा नहीं, लेकिन आप लोग पढ़े रहिए, आपका नोट्स में रहेगा तो काम ही आएगा कहीं नहीं। अब हो गया, एक लिख लीजिए हिप्नोस्पोर्स। एप्लोनोस्पोर्स हो गया ना, दो, तीसरा लिखिए हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स। अच्छा हाँ, वहाँ पर मैं देखिए मैं एक चीज़ भूल गया था, कुछ एग्जाम्पल एक दो शैवालों का, वो लिख लीजिए, हो सकता है उसी में लिखिएगा। एप्लोनोस्पोर्स में एग्जाम्पल में जैसे लिख लीजिए क्ले माइडोमोनास और यूलेथ्रिक्स। अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि जूस्पोर्स में भी सर ने बताया था क्ले माइडोमोनास, यूलेथ्रिक्स। मैंने क्या बताया कि जूस्पोर्स का स्थान पे ही एप्लोनोस्पोर्स बनता है, अनुकूल परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आदि कर लीजिए, दो मतलब पर्याप्त है, दो नाम पर्याप्त है, क्ले माइडोमोनास, यूलेथ्रिक्स। यही एग्जाम्पल जूस्पोर्स में भी है। बस मैंने बताया परिस्थितियां अनुकूल विपरीत दोनों का अलग होने का तरीका अलग है। जब तक परिस्थिति अनुकूल नहीं होगा तब तक जो एप्लोनोस्पोर्स है शैवाल के अंदर रहता है, अनुकूल आने पर बाहर होता है। जूस्पोर्स रात में बना, सुबह अलग। ठीक, फ्लैजिला एक में पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता। ठीक है ना। अब आइए तीसरे नंबर पर डालिए हिप्नोस्पोर्स। नंबर 3 हिप्नोस्पोर्स। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है, अचल बीजाणु करीब। बस अंतर ये है कि इसमें जो स्पोर्स बनता है उस स्पोर्स के चारों ओर एक भित्ति, मोटी दीवार भित्ति बन जाती है, और यह भी विपरीत परिस्थितियों में भी बनता है, यह भी विपरीत परिस्थितियों में ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखिए थोड़ा सा हिप्नोस्पोर्स के द्वारा। इससे अच्छा हिंदी में बोलते हैं हिप्नोस्पोर्स को, हिंदी में इसको चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, सॉरी, इसे हिंदी में बोलते हैं सुप्त बीजाणु। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए सुप्त बीजाणु। देखिए यह एप्लोनोस्पोर्स, या ऐसे लिख लीजिए, जब एप्लोनोस्पोर्स अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेते हैं तो उसे हिप्नोस्पोर्स कहा जाता है। देखिए यह भी ध्यान रखिए। अच्छा, जब एप्लोनोस्पोर्स की मैंने बात की, ये कैसे बनता है, विपरीत परिस्थितियों में बनता है। सिर्फ अंतर क्या है
हिप्नोस्पोर्स में कि एप्लोनोस्पोर्स के चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। तो यह बनता है विपरीत परिस्थिति में, तो हिप्नोस्पोर्स भी किसमें बनेगा? विपरीत परिस्थिति में ही बनेगा। ये अलग होता है अनुकूल परिस्थिति आने पर, तो ये भी अलग होगा अनुकूल परिस्थिति आने पर ही अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर मोटी भित्ति बनती है तो बाद में भित्ति फट जाती है। भित्ति फटती है तो उसके अंदर से अंकुरण होता है, तो फिर नया पौधा बन जाता है, फिर नया शैवाल का जन्म हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए यह भी विपरीत परिस्थिति में ही बनता है, विपरीत परिस्थिति में बनता है, विपरीत परिस्थिति में बनता है, तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर, परिस्थिति आने पर शैवाल से अलग हो जाता है, अलग होता है, तथा बाद में भित्ति फट जाती है, भित्ति फट जाती है और नए पादप का अंकुरण होता है, अंकुरण होता है। ठीक, नए पादप का अंकुरण होता है, ये ध्यान रखिए। तो जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ शैवालों का, जैसे पेडिएस्ट्रम, पेडिएस्ट्रम, बाउचेरिया, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास आदि कर दीजिए। 3 हो गया, बाउचेरिया, क्लेमाइडोमोनास, पेडिएस्ट्रम आदि। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। अब हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर क्या है? एकाइनीट के द्वारा। तो हेडिंग ला लीजिए, चौथा एकाइनीट, ये नाम है, ध्यान रखिएगा, एकाइनीट। इसका स्पेलिंग होता है AKINETE, एकाइनीट। ये भी होता है शैवालों में विपरीत परिस्थितियों के समय ऐसी चीजें देखने को हमें मिलती है। थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, कुछ शैवालों में, कुछ शैवालों में होता क्या है, कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनकी जो कोशिका होती है उसकी संपूर्ण कोशिका है, जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती, विपरीत होती है, तो संपूर्ण कोशिका एक मोटी भित्ति बन जाती है। बाद में वही भित्ति फटती है तो फिर वहां से अंकुरण होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एकाइनीट क्या होता है, पूरा शैवाल ही एक मोटी कोशिका भित्ति के आवरण से घिर जाता है। परिस्थितियाँ चूंकि विपरीत है, अनुकूल नहीं, अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो फिर वो भित्ति फटती है, फिर वहाँ से नए पादप का जन्म हो जाता है, अंकुरण होता है। तो उसी को बोलते हैं एकाइनीट के द्वारा। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजन इसलिए है कि इसमें स्पोर्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछते हैं तो एकाइनीट देता है एग्जाम्पल। स्पोर्स के द्वारा जनन में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, इसमें दे देगा एकाइनीट। तो आपको लगेगा इसमें स्पोर्स तो लगा है नहीं, तो इसी भी ध्यान रखना है, एकाइनीट भी इसी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। फिर ऐसे एक अवस्था हो रहा था पामेला अवस्था, वो भी इसी का हिस्सा है। मैं इसके बाद पामेला को भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद 3-4 मैं नाम लिखवा दूंगा, स्पोर्स इसमें लगा, इसके माध्यम से होता है। बस वही तरीका है, बस आपको नाम बेसिकली दिमाग में रखना है कि ये नाम से। तो कुछ शैवालों में लिख लीजिए, कुछ शैवालों में जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तब उसकी संपूर्ण कोशिका, संपूर्ण कोशिका, संपूर्ण कोशिका मोटी भित्ति जैसी, मोटी भित्ति जैसी हो जाती है। इसे ही एकाइनीट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे ही एकाइनीट कहा जाता है। अनुकूल परिस्थिति जब आता है तो यही मोटी भित्ति फट जाती है, वहां से नया अंकुरण हो जाता है। लिखिए अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल, इसी कमा लगा के लिख लीजिएगा, अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर इसकी मोटी भित्ति फट जाती है, फट जाती है और नए पौधे को जन्म देती है। क्लियर हो गया?
अनुकूल परिस्थिति आएगी तो पूरी भित्ति फटेगी, वहाँ से एक नया पौधा निकल आएगा। तो इससे हमें एक नए पौधा जनन के रूप में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, इस सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैं जब पढ़ा रहा था, बैक्टीरिया पढ़ा रहा था, तो वहाँ तो मैंने पेरेनेशन के बारे में बताया था। पेरेनेशन क्या होता है? पेरेनेशन का मतलब होता है कि अपनी पीढ़ियों को लगातार चलाए रखना, अपने आप को सर्वाइव करना, लेकिन एक नए जन्म के रूप में। इससे होता है कि आजकल बहुत सारे जो बाप होते हैं अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारी पीढ़ी इससे आगे बढ़ेगी, तो अपने आप को एक नया जन्म के रूप में देख लेते हैं बच्चों को। कहा जाता है कि बच्चों को लेकर के कि ज़िंदगी में दो दुख बहुत बड़े होते हैं। एक, बच्चे के सर से बाप का साया जाना, ये एक बहुत बड़ा दुख है। और दूसरा दुख जस्ट इसके उल्टा भी होता है कि बाप से बच्चे को दूर कर देना। ये ऐसे दुख होते हैं जिसकी भरपाई शायद ही दुनिया में कोई नहीं कर पाता। ये दुख बहुत भारी दुख होता है। बाप से बच्चे को छीन लेना, या फिर बच्चे को बाप से छीन लेना, या फिर बाप बच्चे एक दूसरे से जुदा हो जाना, या बाप का गुजर जाना, या बाप के सामने बच्चे का गुजर जाना। इसको कई तरीके से आप ले सकते हैं। ये बहुत बड़े दुख होते हैं। ये जो पादप शैवाल है, यहाँ देख लें, यहाँ पे भी पेरेनेशन हमें देखने को मिला है। पेरेनेशन मतलब देखने को मिला कि अपने अस्तित्व को सर्वाइव कर रहे हैं, एक नए जन्म के रूप में अपना जान दे करके एक नया जन्म हो जा रहा है, जो मान ले रहे हैं किसी में हमारा अस्तित्व सर्वाइव। से हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो यहाँ भी हम लोग यही देख रहे हैं, पेरेनेशन की प्रक्रिया देख रहे हैं। स्पोर्ट्स के द्वारा क्या होता है, कोशिका भित्ति फटी तो मेन जो शैवाल है तो खत्म हो गया, ये नया शैवाल का जन्म हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, इसी में अपने आप को बचाए रखना है ना। ये ध्यान दो, नए पौधे को जन्म देते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिएगा एक यूनिट में। जैसे शैवालों में जैसे उडोगोनियम में देखा जाता है, उडोगोनियम, क्लेडोफोरा, और तीसरा है पिथोफोरा। ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। बेसिकली नाम आपको याद रखना है। नाम याद रखेंगे तो उतना से काम हो जाएगा। अक्सर नाम ही पूछता है, इतना डीप में जाकर के पूछता नहीं है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डीप में जाकर इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से समा जाए, बस जाए, यहाँ आपको रटने की ज़रूरत ना हो। ये हो गया। एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 3-4 नाम में लिखवा देता हूँ। तो बस आपको नाम याद रखना है। एक पामेला अवस्था होता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पामेला अवस्था क्या होता है? पामेला अवस्था मान लीजिए जलाशयों में जल सूखने लगा, तो उस समय शैवालों के जीवन पर एक संकट होता है कि संकट हो गया। तो जल जब सूखने लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि शैवालों की जो जनन कोशिकाएं हैं वो विभाजित होने लगती हैं, विभाजित हो जाती हैं। विभाजित होने के बाद उन जनन कोशिकाओं के चारों ओर ग्लाइटिनस का आवरण चढ़ जाता है। क्योंकि ये परिस्थितियां क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, जल सूखता है। लेकिन जैसे से तालाबों में जल आता है, जैसे बरसात के मौसम में, तो यही जो जनन कोशिकाएं जो डिवाइड हुई हैं, अलग अलग विभाजित हुई हैं, फिर वो अलग अलग पौधे के रूप में डेवलप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि स्थिति अनुकूल आ गई। तो पामेला अवस्था भी क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में ही हमें पामेला अवस्था भी देखने को मिलता है। क्लियर है ना? तो चौथा लिखिए, मैं समझा के दूंगा। 5वां होगा ये हम लोगों का सेट, पामेला अवस्था। हाँ, 5वां ही होगा, पामेला अवस्था। इंपॉर्टेंट है ये, लिखिए। जब जलाशयों का जल सूखने लगता है, कुल मिला क्या हो जाएगा, जो बेसिकली ऐसे शैवाल जो जलाशयों में पाए जाते हैं, जो तालाबों में पाए जाते हैं या झीलों में पाए जाते हैं। हालांकि झील सूखता नहीं, लेकिन ऐसे झील जो सूखने वाले हैं, या खास तौर से जो बेसिकली जो तालाबों में पाए जाते हैं, वहाँ की बातें करें, तो सूखने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन क्या है, उनके लिए एक विपरीत परिस्थिति है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, विपरीत परिस्थिति सूखने लगता है। तो उस समय, इसमें लिखिए, तो उस समय शैवालों की जनन कोशिकाओं का विभाजन होता है। अच्छा, जब शैवालों की जनन कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो कोशिका विभाजन होता है। देखिए, एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4 बनाते हैं। एक को बोलते हैं मदर कोशिका, बाकी को बोलते हैं पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। तो जनन कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, तो ढेर सारी जो विभाजित होंगी तो उसे बोलेंगे पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल बोलते हैं। जनन कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिससे क्या लिख लीजिए, जिससे पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है। पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है। यहाँ बेसिकली सेल भाग ले रहा है, जनन सेल कहा जाता है। और इनके
और इनके चारों ओर ध्यान रखिएगा, चारों ओर ग्लेटिनस, ये भी याद रखना आपको, ग्लेटिनस रसायन का आवरण चढ़ जाता है। ग्लेटिनस रसायन का आवरण चढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा, चढ़ जाता है। अब मान लीजिए एक शैवाल है, इसे मान लीजिए एक जनन कोशिकाएं हैं जो जनन में भाग लेने वाले सेल्स हैं। अब वो सेल्स क्या हो जाएंगे, मान लीजिए ये विपरीत परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आई तो क्या हो जाएगा, शैवाल। अब जनन कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, विभाजित होने लगी। एक जनन सेल है, उससे कई सारे सेल विभाजन होने लगा। जब सेल विभाजन हुआ, इसके चारों ओर एक आवरण चढ़ गया। ये आवरण किसका है, ग्लेटिनस का, ग्लेटिनस का आवरण। विपरीत परिस्थिति है, तालाबों का जल सूख रहा है, ऐसे ही रहेगा। ये ग्लेटिनस के आवरण से ये जनन कोशिकाएं सुरक्षित रहेंगी। ये बाकी ये शैवाल ऊपर से हो सकता है समाप्त हो जाए, लेकिन जनन कोशिकाएं रहेंगी सुरक्षित। ज्यों ही परिस्थिति अनुकूल आएगी, ये जनन कोशिकाएं, ग्लेटिनस का आवरण हटेगा और ये जो जनन कोशिकाएं हैं अलग अलग के रूप में आ जाएंगी। जब अलग रूप में आएंगे तो इन पर थैलस का निर्माण होगा। जब थैलस होगा तो एक स्वतंत्र पौधे के रूप में ये विकसित हो जाएंगी। तो पामेला अवस्था में क्या होता है कि जनन कोशिकाओं के द्वारा शैवालों का जन्म होता है। इसमें जनन सेल बेसिकली कब जो है कि सेल विभाजन करते हैं, कोशिका विभाजन होता है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। तो मैंने क्या लिखा था, आवरण चढ़ जाता है। जब आवरण चढ़ जाता है, इसी में लिखिएगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, अनुकूल होती हैं, तब पुत्री कोशिकाओं से, यानी डॉटर सेल से, पुत्री कोशिकाओं से ग्लेटिनस का आवरण, ग्लेटिनस का आवरण नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है और ये पुत्री कोशिकाएं, ये पुत्री कोशिकाएं जूस्पोर्स की भांति, जूस्पोर्स की भांति कार्य करने लगती, कार्य करने लगती। क्लियर है यहाँ पे? तो ये डॉटर सेल्स किसे काम करेंगे, जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जूस्पोर्स कब होता है, अनुकूल परिस्थितियों में ही जूस्पोर्स का निर्माण होता है। तो जूस्पोर्स की भांति कार्य करने का मतलब ये अलग होंगी, जब अलग होंगी उसके बाद थैलस का निर्माण होगा, थैलस का निर्माण होगा तो नए शैवालों का जनन हमें देखने को मिलेगा। तो आपको इतना, कितना हम लोगों ने पढ़ा है, 5 है ना, 5 आपको बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये इतना याद आपको होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी कई स्पोर्स है, मैंने बताया इसमें कम से कम 8-9 है, तो उतने स्पोर्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इतना समझ के यहाँ से काम हो जाएगा। नाम आपको याद रखना है, तो इसी में मैं लिखवा दे रहा हूँ, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा अब यहाँ पे 1 2 3 4 करके लिखिए। इसके अलावा बीजाणु जनन निम्न प्रकार के भी होते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। इसके अलावा बीजाणु जनन निम्न प्रकार के भी होते हैं। अब 1 2 3 करके लिखिए। कार्पोस्पोर, कार्पोस्पोर द्वारा, ठीक। दूसरा हो जाएगा टेट्रास्पोर, टेट्रास्पोर द्वारा। तीसरा मोनोस्पोर द्वारा, सब में स्पोर लगा हो, ध्यान रखिएगा, मोनोस्पोर द्वारा। चौथा हो जाएगा हार्मोस्पोर द्वारा, हार्मोस्पोर द्वारा। पांचवा हो जाएगा स्टेटोस्पोर द्वारा, स्टेटोस्पोर द्वारा। छठा हो जाएगा एंडोस्पोर द्वारा, एंड्रोस्पोर द्वारा, स्पोर द्वारा। तो सब में क्या है, स्पोर बन रहा है, बस स्पोर समझिए बीजाणु के माध्यम से हो रहा है। अलग अलग तरीका है, किसी में भित्ति चढ़ेगा, किसी में भित्ति नहीं रहेगा, इन वे अलग अलग नाम। तो इतना ज़्यादा हम लोग को इसमें डिटेल्स में जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको ये नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 5 मैंने लिखवाया है, 5 से आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये नाम आपको ध्यान, कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर, मोनोस्पोर, हार्मोस्पोर, स्टेटोस्पोर और एंडोस्पोर। क्लियर है?